और दिल्ली के उत्तम नगर में रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये पूरी घटना मोहन गार्डन गांधी चौक की बताई जा रही है। आपको बताएं कि रेस्टोरेंट में कई लोग अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। ये घटना सुबह की बताई जा रही है और इस रेस्टोरेंट में मिठाई बनाने का काम होता था। जिस इलाके में ये रेस्टोरेंट था वो काफ़ी रिहायशी इलाका था, तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो भी सकता था। हालांकि इलाके में आग लगने के बाद से ही दहशत का माहौल देखने को भी मिला। देख लो, दोनों तरफ नहीं है कहीं भी। तो उत्तम नगर में ये रेस्टोरेंट है जहां भीषण आग लग गई और आग लगने की सूचना दमकल कर्मियों को दी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, आग बुझाने का प्रयास किया गया। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। देख लो, दोनों तरफ नहीं है कहीं भी। दिल्ली के उत्तम नगर हनुमान मार्केट में एटीएम को तोड़ने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को बीती 10 फरवरी को कॉल आई थी कि एक शख्स एटीएम तोड़ रहा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो एटीएम टूटा हुआ मिला। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी मदद और मुखबिरों का सहारा लेते हुए उत्तम नगर के रहने वाले आशद को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मूल रूप से यूपी के अमरोहा का रहने वाला बताया जा रहा है और नशे की लत को पूरा करने के लिए वो इस घटना को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर एटीएम तोड़ने का सामान भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कपिल सांगवान नंदू गैंग और ज्योति बाबा गैंग के शूटर को दिल्ली के रिंग रोड के पास से गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक पकड़े गए बदमाश की पहचान हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले सुमित धनखड़ के रूप में हुई है। आरोपी के पास से सेल ने एक पिस्टल, 5 कारतूस, एक कार भी बरामद की है। आरोपी ने नजफगढ़ इलाके में एक गौशाला संचालक से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। जब गौशाला मालिक ने रंगदारी देने से मना किया तो डराने के लिए मारने की धमकी के साथ गौशाला के गेट पर फायरिंग भी की गई। सेल की टीम को पूछताछ में पता चला कि रंगदारी की साजिश के तार मंडोली जेल से जुड़े हुए हैं। जाहिर है स्पेशल सेल की टीम मंडोली जेल में बंद गैंग के लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी करेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाशिम बाबा गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी कोविड के चलते 2021 में 3 महीने की पैरोल मिलने के बाद लगातार हाशिम बाबा के इशारे पर गैंग को मजबूत करने के लिए काम कर रहा था। विरोधी गैंग से गैंगवॉर में घायल होने के बाद सफदरजंग हॉस्पिटल से फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की डीसीपी मोनिका भारद्वाज के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रवेश उर्फ सागर के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को दिल्ली के चाबड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी प्रवेश हासिल बाबा के इशारे पर दिल्ली के आदर्श नगर के कारोबारी से रंगदारी मांग रहा था। आरोपी पर हत्या के प्रयास और रंगदारी जबरदस्ती वसूलने जैसे मामले पहले से ही दर्ज हैं। और साउथ वेस्ट दिल्ली के साउथ कैंपस थाने की पुलिस टीम ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेंद्र चौहान के रूप में हुई है, जो बसंत गांव नई दिल्ली का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के किशनगढ़ थाने की पुलिस ने फूड डिलीवरी बॉय से लूटपाट के मामले में 3 ट्रांसजेंडर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के पास से 800 रुपए की नकदी, आधार कार्ड भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ट्रांसजेंडर श्रेया चांदी और कविता के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है।
बात अब कोरोना की करते हैं। बीते लंबे वक्त से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। भारत में भी कोरोना के प्रकोप ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में कोरोना की स्थिति में सुधार भी नजर आ रहा है। जहां दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ जैसे शहरों में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बीते लंबे वक्त से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत में भी कोरोना के प्रकोप ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में कोरोना के हालात और स्थिति में सुधार नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली में कोरोना काबू में आ चुका है। अब कोरोना के मामले दिल्ली में 1000 से भी कम दर्ज किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 920 मामले दर्ज किए गए हैं और जबकि 13 लोगों की मौत भी हुई है। अभी राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर 1.68% तक पहुंचा है। रिकवरी रेट अभी 98.35% चल रहा है। कम होते संक्रमण दर की वजह से दिल्ली में स्थिति तेजी के साथ सुधरती दिख रही है। बीते 24 घंटे में 54,913 लोगों की जांच की गई। पिछले कई दिनों से यह आंकड़ा इसी के आसपास चल रहा है। मौतें भी अब पहले की तुलना में कम होने लगी हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये ग्राफ और ये आंकड़ा और ज्यादा नीचे आ सकता है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना केस कम होते जा रहे हैं। प्रदेश में 12 फरवरी को कोरोना के नए 1173 मामले सामने आए थे, जिनमें से 7 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई थी, जो पिछले 12 दिनों में सबसे कम आंकड़ा रहा है। प्रदेश में यानी हरियाणा में अब कुल एक्टिव केस 6,866 रह गए हैं। हरियाणा में रिकवरी रेट 98.21% तक पहुंचा है और पॉजिटिविटी रेट 3.88% तक पहुंचा है। प्रदेश में कोरोना की पहली डोज 100% लोगों ने लगवा ली है, जबकि 83% लोगों ने कोरोना की दूसरी डोज लगाई है। प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या भी 10,400 के पार पहुंची है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सबसे ज्यादा यानी 368 कोरोना के मामलों की पुष्टि बीते 24 घंटे में हुई है। इनके अलावा चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में भी कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। एक्टिव मामले अब सिर्फ 686 रह गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी अब कम हुआ है। पिछले 7 दिनों में नए केसों की औसत 100 से नीचे आया है, जो अब 98 दर्ज किया गया है। शनिवार को शहर में कोरोना के सिर्फ 87 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 127 लोग कोरोना से रिकवर होकर ठीक भी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना से जंग में जीत हासिल करने के लिए प्रशासन द्वारा हेल्थ सेंटर्स और कैंप लगाकर लगातार कोरोना वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। बताते चले कि 15 से 18 साल तक के 57,173 बच्चों को पहली और जबकि 14,607 बच्चों ने कोरोना की दोनों डोज लगा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और फिलहाल दिल्ली लाइव में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली। विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देश के खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक जम्मू और कश्मीर का गुलमर्ग है और इस स्थान को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ के हरे भरे ढलान, बर्फबारी और खूबसूरत फूल पर्यटकों को खूब आकर्षित भी करते हैं। बॉलीवुड के लिए ये एक खास जगह है क्योंकि यहाँ पर कई बेहतरीन फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और यहाँ पर बने बर्फ के ताजमहल सैलानियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में बर्फ से बनाया गया ताजमहल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास बात यह है कि ये ताजमहल आगरा के ताजमहल से बिल्कुल अलग है। इसे संगमरमर से नहीं बल्कि बर्फ से बनाया गया है। बर्फ से बनाए गए इस ताजमहल का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक पहुंच रहे हैं और इस मनोहारी नजारे को अपने कैमरे या मोबाइल फोन में कैद कर रहे हैं। दरअसल गुलमर्ग में इन दिनों लोग बर्फ का आनंद ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही यहाँ दुनिया का सबसे बड़े इग्लू कैफे खोला गया था, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब सैलानी यहाँ बने ताजमहल को देखने के लिए आ रहे हैं। इसे गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट के सामने बनाया गया है। होटल स्टाफ ने इसे 0 से 12 डिग्री सेल्सियस कम तापमान में 17 दिनों में बनाकर तैयार किया है। होटल के मैनेजर सत्यजीत गोपाल ने कहा कि बर्फ से बना ताजमहल 24 फीट चौड़ा और 16 फीट ऊंचा है। इसे बनाने में किसी तरह का खर्च नहीं किया गया है। इसे बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि लोग इस खूबसूरत जगह को हमेशा याद रखें। उन्होंने बताया कि काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं और इसकी तस्वीरें ले क्वालिटी टाइम भी बिता रहे हैं। वहीं एक महिला पर्यटक ने कहा कि ये एक सुरक्षित जगह है, लोगों को यहाँ आना चाहिए और कश्मीर की सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। नई दिल्ली के एक पर्यटक महेश गुप्ता ने कहा कि मैं पहली बार कश्मीर आया हूँ। मैंने स्नो कैफे देखा और बर्फ से बने ताजमहल के सामने तस्वीरें भी ली हैं। गुलमर्ग में पिछले हफ्ते एक होटल व्यवसायी की ओर से इग्लू कैफे को खोला गया था। ये पर्यटकों का आकर्षक केंद्र बना हुआ है। इसकी ऊंचाई करीब 37.5 फीट और डायमीटर 44.5 फीट है। इसमें बर्फ की मेज कुर्सी रखी गई है। ये इग्लू कैफे दुनिया का सबसे बड़ा कैफे माना जाता है।
गुलमार्ग सर्दियों में सैलानियों की पहली पसंद है। सर्दियों के मौसम में गुलमार्ग बर्फ से ढका होता है। लोग यहाँ तरह तरह की गेम्स खेलते हैं। सर्दियों के खेल प्रेमियों के लिए विशेष रूप से स्कीयर, स्नो बाइकर्स, स्लेजर्स और अन्य बाहरी खेलों के लिए ये स्वर्ग है। और अब इसकी शान बर्फ में बनाया ताजमहल बढ़ा रहा है। गुलमार्ग सर्दियों में सैलानियों की पहली पसंद है। सर्दियों के मौसम में गुलमार्ग बर्फ से ढका है। लोग यहाँ तरह तरह की गेम्स खेलते हैं। सर्दियों के खेल प्रेमियों के लिए विशेष रूप से स्नो बाइकर्स, स्लेजर्स और अन्य बाहरी खेलों के लिए ये स्वर्ग है। और अब इसकी शान बर्फ में बनाया ताजमहल बढ़ा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बीच रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा को घेरकर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी सैनिकों की तरफ से यूक्रेन बॉर्डर घेरने की खबर से यूरोप और पश्चिमी देशों में हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए आप। अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों ने चिंता जाहिर की है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी समय यूक्रेन पर हमले का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन सीमा को घेरा हुआ है और वहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तैनात किया गया है। ताज़ा सैटेलाइट इमेज से इसका खुलासा भी हो चुका है। सीमा पर 550 से ज्यादा टेंट भी लगाए जा रही हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन सीमा से लगे ओजोव सागर में नौसेना अभ्यास की भी शुरुआत कर दी है। यूक्रेन ने ये दावा किया है कि रूस ने इंटरनेशनल वाटर से जुड़े उसके सारे कनेक्शंस को काट दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया विभाग के अधिकारियों को इससे पहले ये लगा था कि व्लादिमीर पुतिन विंटर ओलंपिक्स के बाद हमला करेंगे ताकि उनके साथी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नाराज ना हो। लेकिन अब खुफिया विभाग को ये लगने लगा है कि रूस 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स खत्म होने का इंतजार अब नहीं करने वाला। बता दें कि चीन की राजधानी बीजिंग में 20 फरवरी तक ही विंटर ओलंपिक खत्म होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने ये बताया कि हम रूस के बढ़ते कदमों को लगातार देख रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रशिया ने कई सेना तैनात की है। इसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस विंटर ओलंपिक्स के दौरान ही यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। कहा यह भी जा रहा है कि 24 घंटे में स्थिति और हालात सामान्य नहीं हुए तो पश्चिमी देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं और इसी के चलते अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने सभी नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने तक की अपील कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम सभी स्थिति पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। अपने नागरिकों से अपील करते हैं कि वे यूक्रेन छोड़ जल्द से जल्द अमेरिका वापस लौट आएं। उधर अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए सैनिकों को भेजने की संभावना को नकार दिया है। शुक्रवार को पेंटागन ने पोलैंड के लिए 3000 सैनिकों को रवाना किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार यूक्रेन और रूस का विवाद आखिर है क्या। दरअसल यूक्रेन का पूर्वी भाग रूस के बॉर्डर से लगा हुआ है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अधिकांश रूसी मूल के लोग यूक्रेन में बस गए। इस वजह से दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल बेहतर था। लेकिन साल 2014 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी विक्टर यानुकोविच की सत्ता चली गई और वहीं यानुकोविच के सत्ता चले जाने के बाद से रूस और यूक्रेन में सियासी टशन शुरू हो गया। रूस ने इसके बाद यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर हमला कर उस पर कब्जा भी जमा लिया। हालांकि ताज़ा विवाद यूक्रेन के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो में शामिल होने की खबर से शुरू हुआ। दरअसल यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की अटकलों से नाराज रूस ने सीमा पर लाखों सैनिकों की तैनाती कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसरो ने इस साल के अपने पहले सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी है। सैटेलाइट 14 फरवरी को सुबह 5:19
59 मिनट पर लॉन्च होगा और वहीं PSLV यान से इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की 2022 के पहले परीक्षण अभियान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। PSLV C-52 के जरिए धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-4 को कक्षा में भेजने के लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती आज सुबह से शुरू हो गई है, जिसकी जानकारी अंतरिक्ष एजेंसी ने दी है। वहीं PSLV अपने साथ 2 छोटे उपग्रहों को भी ले जाएगा। इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से सोमवार सुबह 5:59 पर होगा। 1710 किलोग्राम वजन वाला EOS-4 उपग्रह को PSLV C-52 के जरिए सूर्य के ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी से 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। वहीं इसरो ने एक ट्वीट में कहा कि PSLV C-52 मिशन प्रक्षेपण के लिए 25 घंटे 30 मिनट की उल्टी गिनती की प्रक्रिया आज सुबह 4:29 बजे शुरू हो गई। EOS-4 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्र जैसे अनुप्रयोग के साथ सभी मौसम स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। PSLV अपने साथ में 2 उपग्रहों को ले जाएगा, जिनमें कोलोराडो यूनिवर्सिटी बोल्डर की वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला के सहयोग से तैयार किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का उपग्रह इंस्पायर सेट 1 भी शामिल है। इसमें PSLV की यह 5वीं उड़ान है। ऐसे में PSLV C-52 मिशन को लेकर के इंट्यू सिंगापुर और NCU ताइवान का भी योगदान रहा है। इस उपग्रह का उद्देश्य आयुमंडल की गति विज्ञान और सूर्य के कोरोनल ऊष्मीय प्रक्रिया की समझ में सुधार करना है। वही दूसरा उपग्रह इसरो का एक INS-2DT है। इसके उपकरण के रूप में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा होने से उपग्रह भूमि की सतह के तापमान, अर्धभूमि या झीलों के पानी की सतह के तापमान, वनस्पतियों के आकलन में सहायता प्रदान करेगा। बहरहाल भारत ने जल, जमीन और अंतरिक्ष में कामयाबी का परचम हर बार लहराया है। ऐसे में इसरो एक बार फिर से PSLV C-52 के जरिए 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज रहा है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेटवर्क 10 ब्यूरो रिपोर्ट। और इन्हीं खबरों के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।